मुझे याद है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था चार दोस्तों को, एक चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। अब जो चला जाता तो पुलिस वाला छिट्टी मार रहा था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। अब मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अपने ड्राइवर का आके जांच ले, कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले, 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला रहा था। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला तो बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया, बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिलाया। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। शब्द बराबर नहीं है, पर इमोशनल हाथ दबाकर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता है ये ब्रिज कितने कीमत का है? बोला कितना? बोले 6000 करोड़ का। तो मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला तो बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 6000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया। के लोगों ने बताया कि हम 35 मिनट में आधा, तो हम तो गवर्नमेंट गाड़ी में जाते तो 80-90 की स्पीड में होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम लोग कैनॉट प्लेस जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वापस आते हैं। मेरे से गलती हो गई, मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली, और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर में, आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं, कॉस्ट कितनी है, क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा नहीं तो मैं हार जाऊंगा। ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है, पर इमोशनल हाथ दबाकर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता है ये ब्रिज कितने कीमत का है? बोला कितना? बोले 6000 करोड़ का। तो मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना? और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज, ये कितना अच्छा काम हुआ। हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से, ताकि ये घूमते रहे। और अभी हमने ये तय किया कि वहां जो टेक्नोलॉजी आई है, ये 2 पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है। और अध्यक्ष महाराज हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई। वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की, और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 6000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया। और यूपी ब्रिज कारपोरेशन अभी वहां काम कर रही है, और शायद मैं इस साल में एक आध साल में उसके उद्घाटन के लिए आ जाऊंगा। तो अध्यक्ष महाराज हमारी कोशिश यही रही। मजबूरी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो इसके ऊपर 2 उपाय कि चुपचाप बैठो, और नहीं तो कुछ दूसरे मार्ग से पैसे लाओ। अब इसमें नुकसान नहीं है। जैसे अभी दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 18 लेन का रोड बना है अक्षरधाम के सामने, आप लोग रोज उसका अनुभव करते हो। अभी पहले मुझे याद है कभी मैं जाता था उधर से तो ऐसा लगता था कि कभी जाना नहीं चाहिए, पर अध्यक्ष महाराज आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आते हैं। और अभी मैं जब मेरठ गया था तो मुझे मेरठ के लोगों ने बताया कि हम 35 मिनट में आधा, तो हम तो गवर्नमेंट गाड़ी में जाते तो 80-90 की स्पीड में होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम लोग कैनॉट प्लेस जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वापस आते हैं। यानी इतनी कनेक्टिविटी बढ़ी। आप मुझे बताइए 4.5 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो जितना पेट्रोल डीजल जलेगा वो 40 मिनट में बचत हो जाएगी। वो पैसे में हम टोल लेते हैं। अब ये जो श्रीनगर में दिल्ली से 8 घंटे में आप जाएंगे,
अभी आज तो मुझे लगता है कि 8 भी नहीं 30 घंटे में भी जाना मुश्किल है। तो स्वाभाविक रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि ये 22 ग्रीन हाईवे जो बना रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। अध्यक्ष महाराज, देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और अभी हमारे यूक्रेन के रशिया की लड़ाई के कारण फिर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, हम अड़चन में आ गए और इसके कारण लगातार कॉस्ट बढ़ रही है। सब्जी महंगी हो रही है, सब महंगा हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है। और वर्ल्ड में चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, अमेरिका की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। और हमारे यहाँ एक ट्रक यहाँ से निकलता तो मुंबई जाने के लिए 50 घंटे लगते हैं। अब अध्यक्ष महाराज, दिल्ली और मुंबई हाईवे बनने के बाद एक कार से 12 घंटे में जाएगा और ट्रक 22 घंटे में जाएगा। तो आधे से ज्यादा अगर समय बचेगा, मशीन कम होगी तो डीजल जो है वो भी कम होगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो हम लोग जो पोर्ट कनेक्टिविटी जो हमने नोट्स निकाले हैं, वो गतिशक्ति में भी 800 नोट्स निकाले हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से नहीं जोड़ रहे, पोर्ट को जोड़ रहे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को जोड़ रहे, फिशिंग के लिए जोड़ रहे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जोड़ रहे। तो स्वाभाविक रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा करना होगा तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। मेरे साथ एक तमिलनाडु का अच्छा लड़का काम कर रहा, वर्ल्ड बैंक में बहुत होशियार था, मेरे स्टूडेंट था। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि ये जो रोड ऐसे है, ये देखो। वो गूगल पे गया और उसने दिल्ली से चेन्नई रेस मार दी और मुझे बताया कि ये देखो कैसा घूमते घूमते रोड जा रहा है, ये हम क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने पहले आइडिया बताई और हमने नए ग्रीन हाईवे का नेटवर्क खड़ा किया। अब जो महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे में, सुप्रिया जी को पता होगा, पुणे में इतना ट्रैफिक जाम, इतना एयर पोल्यूशन, मुंबई में पोल्यूशन। अब पूरे उत्तर भारत का ट्रैफिक जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल जा रहा है, वो मुंबई पुणे नहीं जाएगा। वो पुणे से बेंगलोर जाने के लिए कोल्हापुर की तरफ और सोलापुर की तरफ जाता था, वो ट्रैफिक सूरत से निकलेगा, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल। तो पूरा मुंबई पुणे का 50% ट्रैफिक जाम कम होगा। पूरा दक्षिण का पूरा ट्रैफिक जो उत्तर से निकल रहा है वो पूरा सूरत से निकल जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, फ्यूल भी बचेगी। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉब्लम यह हुआ है कि जो रोड हमने अभी तक बनाए नहीं वो रिपेयर करते हैं। ये भी एक गोरख धंधा है, वो हर साल एक इंच का बिटुमिन लगाते हैं रोड मेंटेनेंस के नाम पर, और हर बार सब खुश रहते, सभी लोगों को फायदा होता है। ये आप सबको पता है। मैंने इसको बंद करा और मैंने कहा वन टाइम डेवलपमेंट में जो, क्योंकि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 किलोमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बना चुका हूं। आप कभी नागपुर आइए तो कोई गड्ढा ही नहीं दिखेगा आपको, कितने भी बरसात आने दो। और पूरे तरह कंक्रीटिंग कर दिया है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वहां प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो मेंटेनेंस के प्रॉब्लम है वो आपके सही है। और इसमें एक एनुअल प्लान बनता था, और एनुअल प्लान बनने के लिए उसकी हर स्टेट की एक लिमिट रहती थी कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, तुम इतना दो। फिर वो उसको फिर झंझट, इतनी लैंड एक्वायर किया, चक्कर काटने का काम। मैंने एक दिन सेक्रेटरी को काय के लिए करते हो, पैसा है ना अपने पास, हटाओ लिमिट कैंसिल कर दी। और मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा तुम में जितना दम होगा, जितना भेजना होगा उतना भेजो, सब सैंक्शन कर दो। ये मध्य प्रदेश में गया था, शिवराज सिंह चौहान के घर में मीटिंग चल रही थी, तो सेक्रेटरी पूछ रहा था इतना भेजो क्या, इतना। अरे मैंने बोला तुम्हारे पास जितना दम है उतना भेज दे, सब मंजूर कर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस एनुअल प्लान में पुराने एनएच के जितनी बातें हैं उसके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा भेज दो। एनएच चाहिए वो, और मैं आपको पूरे काम कर दूंगा। बहुत दिनों में आप लोगों ने भी उल्लेख किया कि वर्ल्ड में जाने के बाद 11% वर्ल्ड के एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में होते हैं। मरने वाले लोग ज्यादा कहाँ है, तो हिंदुस्तान में। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। अब मुझे बताइए 3 लाख लोग दिव्यांग बन जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, 3% जीडीपी का नुकसान होता है, और ये बहुत ही क्लेशदायक है। इसमें रोड इंजीनियरिंग का भी कारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेता हूं। ब्लैक स्पॉट्स, आपने सही कहा, ये डीपीआर बनाने में क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसलिए रोड सेफ्टी को ध्यान में लेकर मैंने कहा ये डीपीआर वाली आउटडेटेड सिस्टम को बंद करो, और पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लॉ, और इसको प्रोफेशनलिज्म में जो वर्ल्ड के कंसल्टेंट थे वो भाग गए हमारे यहाँ से। तो मैंने हमारे अधिकारियों को पूछा कि तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के कारपोरेशन के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाकर अपना ऑपरेशन करते हो।
तब आपको ऑपरेशन करना होता है तो आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। डीपीआर बनाते समय लोएस्ट आता है उसको, तो वो जो सब घटिया काम करता है। तो अब इसके बारे में हमने डीपीआर बनाने के बारे में काफ़ी सुधार किया है, और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कंपनी को जॉइंट वेंचर करके जो बेस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको लाना है। आईआईटी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहाँ टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूँ, जहाँ भी ऐसे टोल बने और वहाँ के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कि ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूँ, बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उनने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यहाँ। इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान में जाए। अध्यक्ष महाराज, अभी तो गाड़ियों में इतना सुधार हो रहा, मैं बाद में बताने वाला हूं उसके बारे में, पर एक बात जरूर है कि रोड इंजीनियरिंग के साथ एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। रूल्स ऑफ द रोड, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट लीडर जब था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे याद है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोल रहा था 4 दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। अब जो चला जाता तो पुलिस वाला छिट्टी मार रहा था, नंबर ही नहीं मिलता था, चल जाते। अब मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भी लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कोई पालन ही नहीं करते। और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा जिले में, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने एक बार महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, ये जो सुप्रिया जी बैठी है, ये पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, मैं मंत्री था, एक जगह पर 150 लोग मरे थे, पर सरकार ने सुधार नहीं किया था। और इसलिए हमने इस प्रकार से, जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर, सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडू नोटिस दो कि यहाँ लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते? आरटीओ को बुलाओ। आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी, आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। पर इस बात में उनको बुलाइए, और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हर महीने में मीटिंग करें। मेरा ये राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर महात्मे, पद्मश्री मिली उनको, वो कैटरैक्ट में रिकॉर्ड ऑपरेट बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, मुझे समय नहीं मिलता। आपको बताता हूँ, इतनी मीटिंग होती है हर महीने में और इतने स्पॉट किए और हर जगह वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ष के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास टरस यहां बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहां खाना खाया और वहां से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे एमबीबीएस पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना ये मामला नहीं निपटा जा सकता। केवल कितना भी फाइन बढ़ा, नया मोटर व्हीकल एक्ट आप सबके सहयोग से मंजूर हुआ, मैं भी भुगत भोगी, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में।
और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, इसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चल अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। हाँ, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया, बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको यह सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिलाया। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रासिंग क्वेश्चन नहीं लाता सर। ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। इसलिए आने वाले समय में इस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा।